नमस्ते और ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज में आपका फिर से स्वागत है। ये इंडिया स्टेट स्टोरी प्रकल्प का हिस्सा है, एक प्रोजेक्ट जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास को देखता है। इसे पुणे में फ्लेम यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च चलाता है। अब हम आखिरी यानी पार्ट सी राज्यों पर आ रहे हैं। ये वो राज्य थे जिन पर सीधे केंद्र सरकार का शासन था, एक चीफ कमिश्नर के जरिए। ये दर्जा उन राज्यों को मिला जिन्हें या तो कम विकसित माना गया या फिर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा गया। इन्हें आमतौर पर एक अस्थायी व्यवस्था भी माना गया था, जिन्हें बाद में पार्ट ए या बी राज्यों में मिलाया जा सकता था। अगले कुछ हिस्सों में हम हर पार्ट सी राज्य और उसके बनने की कहानी को करीब से देखेंगे। इस विषय को गहराई से समझने के लिए सीजन 2 के पहले 3 एपिसोड जरूर सुनें। वो भारत के एकीकरण की प्रक्रिया, कानूनी प्रावधानों और इसमें शामिल मुख्य लोगों का अच्छा परिचय देते हैं। ये सारे एपिसोड्स हमारे इंडिया स्टेट स्टोरीज टीम के लिखे आर्टिकल्स पर आधारित हैं, जिन्हें गूगल के नोटबुक LM की मदद से ऑडियो बातचीत में बदला गया है। आपको शो नोट्स में संबंधित आर्टिकल के लिंक मिल जाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं अजमेर राज्य की। पहले इसे अजमेर मेरवाड़ा कहते थे, है ना? जी हाँ, अजमेर मेरवाड़ा। ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि राजपूताना की रियासतों के ठीक बीचों बीच ये छोटा सा इलाका पहले तो ब्रिटिश भारत का एक अनोखा हिस्सा कैसे बना, बिल्कुल। फिर कैसे इसे एक अलग भाग सी राज्य का दर्जा दिया गया और आखिर में ये राजस्थान में कैसे शामिल हुआ। तो चलिए आज इसी कहानी को खोलते हैं। हाँ, और अजमेर की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये दिखाती है कि अंग्रेजों के समय की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं, जो उनके फैसले थे, उनका असर आज़ादी के बाद भी भारत की अंदरूनी सीमाओं पर कैसे और कितना पड़ा। सही कहा। ये सिर्फ एक इलाके के विलय की कहानी नहीं है, ये एक तरह से बदलते भारत की जो प्रशासनिक सोच थी उसकी भी कहानी है। तो मतलब हम देखेंगे कि ब्रिटिश राज में अजमेर को ये खास दर्जा क्यों मिला हुआ था, फिर आज़ादी के वक्त इसकी क्या स्थिति थी और फिर इसे भारतीय संघ में मिलाने की जो पूरी प्रक्रिया थी वो कैसे चली। जी, और मकसद यही है कि अजमेर का ये पूरा सफर समझें। हाँ, कैसे ये राजपूताना के बीच एक ब्रिटिश प्रशासित मतलब एक द्वीप जैसा था। हाँ, बिल्कुल द्वीप जैसा। वहां से एक अलग राज्य बनना और फिर आखिरकार राजस्थान का हिस्सा बन जाना। सही। और ये सोचना ही कितना अजीब लगता है कि चारों तरफ राजपूताना की इतनी बड़ी बड़ी रियासतें थीं जी, और उनके बीच में ब्रिटिश हुकूमत का एक नन्हा सा पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ टुकड़ा। ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखी स्थिति थी। निश्चित रूप से बहुत अनोखी। और इसकी ये जो खासियत थी, ये ब्रिटिश राज के दौरान ही मतलब तय हो गई थी। अजमेर मेरवाड़ा जैसा इसे तब कहते थे, राजपूताना का अकेला ऐसा हिस्सा था जिस पर अंग्रेजों का सीधा शासन था। अच्छा, मतलब आसपास की रियासतों पर सीधा शासन नहीं था। ने आसपास की रियासतों पर तो वो अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखते थे, आप जानते हैं, राजाओं के जरिए, रेजिडेंट्स के जरिए। लेकिन अजमेर मेरवाड़ा सीधा उनके कंट्रोल में था। तो ये अंग्रेजों की किसी खास नीति का हिस्सा था कि कुछ इलाकों को वो सीधे अपने कंट्रोल में रखेंगे, पर अजमेर ही क्यों? इसके पीछे कोई खास वजह? हाँ, ये एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, यानी यहाँ सीधी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक चीफ कमिश्नर का शासन होता था। इसे उन्होंने 1818 में ग्वालियर के सिंधिया से एक संधि के तहत हासिल किया था। अच्छा, 1818 में? जी, और क्योंकि ये राजपूताना एजेंसी के लगभग बीचों बीच पड़ता था, अंग्रेजों ने इसे सामरिक दृष्टि से मतलब स्ट्रेटेजिक कारणों से बहुत महत्वपूर्ण माना और इसे सीधे अपने नियंत्रण में रखा। समझ गया, लोकेशन की वजह से। हाँ, बिल्कुल। बाकी राजपूत राज्यों के अंदरूनी मामलों में वे आमतौर पर ज्यादा दखल नहीं देते थे, लेकिन अजमेर मेरवाड़ा पर उनका पूरा सीधा नियंत्रण था। ये शायद उनकी प्रशासनिक सुविधा भी थी और नियंत्रण बनाए रखने का एक तरीका भी। ये भी दिलचस्प है कि अंग्रेजों से पहले भी इसका कुछ खास प्रशासनिक महत्व रहा है। जैसे आपने शुरू में बताया था कि मुगल काल में इसके कुछ हिस्से खालसा भूमि माने जाते थे। ये खालसा भूमि क्या होती थी? हाँ, ये इसकी कहानी की एक और परत है जो इसे और दिलचस्प बनाती है। देखिए, मुगल बादशाहों के समय में भी अजमेर के कुछ इलाके जैसे फूलिया परगना खालसा भूमि या कभी-कभी ताज भूमि के तौर पे देखे जाते थे। अच्छा, इसका मतलब ये था कि ये जमीन सीधे बादशाह के नियंत्रण में होती थी और इससे जो भी राजस्व आता था वो सीधा शाही खजाने में जाता था, भले ही आसपास का ज्यादातर इलाका राजपूत शासकों के अधीन हो। तो मतलब अंग्रेजों के आने से पहले भी एक तरह से केंद्रीय प्रशासनिक इकाई जैसा था। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। इसका एक केंद्रीय महत्व था। और फिर मुगलों के बाद क्या हुआ?
सत्ता किसके हाथ में गई? जब मुगल सत्ता कमजोर पड़े तो कुछ समय के लिए जोधपुर के शासकों ने इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर ये मराठों के पास चला गया और आखिरकार जैसा मैंने बताया 1818 में अंग्रेजों ने इसे ग्वालियर के सिंधिया से हासिल कर लिया। और तब से लेकर आजादी तक ये राजपूताना की रियासतों के बीच ब्रिटिश भारत का एक छोटा सा द्वीप बना रहा। बिल्कुल, एक लैंडलॉक्ड ब्रिटिश द्वीप। तो फिर 1947 में जब भारत आजाद हुआ और रियासतों के विलय की बात चली, तब तो अजमेर मेरवाड़ा की स्थिति काफी पेचीदा हो गई होगी। हाँ, जाहिर सी बात है। एक तरफ राजपूताना एजेंसी की वो 19 रियासतें, एक चीफशिप, एक एस्टेट, और दूसरी तरफ ये अकेला ब्रिटिश शासित प्रांत। बिल्कुल, ये एक विसंगति की तरह था, मतलब एक अनोमली। चारों तरफ से उन राज्यों से घिरा हुआ जो अब भारत का हिस्सा बन रहे थे या बनने वाले थे। और वीपी मेनन साहब जो उस समय रियासतों के एकीकरण में इतनी अहम भूमिका निभा रहे थे। हाँ। मेनन साहब क्या जाए। लेकिन वो कोशिश शुरू में कामयाब नहीं हुई है ना? इसका कोई साफ कारण पता चलता है क्या? क्या वही पुराना सामरिक महत्व वाला तर्क ही चलता रहा? स्रोत यही बताते हैं कि शुरुआती दौर में इसके अलग बने रहने के पीछे कोई बहुत ठोस या नए कारण स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए थे। अंग्रेजों वाला वो जो सामरिक महत्व का तर्क था, शायद वही किसी न किसी रूप में चलता रहा। हो सकता है कुछ स्थानीय राजनीतिक कारण भी रहे हों या फिर प्रशासनिक उलझने हों जिनके चलते तुरंत विलय मुश्किल लगा हो, लेकिन दस्तावेजों में मुख्य रूप से इसकी अलग पहचान बनाए रखने के पीछे वही पुराने स्ट्रेटेजिक कारणों का ही जिक्र ज्यादा मिलता है, जो आज़ादी के बाद के संदर्भ में थोड़ा अजीब तो लगता है। हाँ, ये बात तो है। तो फिर इसे अलग तो रखा गया, लेकिन क्या इसे हमेशा के लिए अलग रखने का इरादा था या ये बस कुछ समय के लिए था, मतलब एक अस्थायी व्यवस्था? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब हमें मिलता है राजस्थान संघ के गठन के लिए जो कवनेंट तैयार किया गया था। कवनेंट मतलब वो समझौता जिसके तहत रियासतें एक साथ आ रही थीं। जी हाँ, वही समझौता। उस कवनेंट में एक खास प्रावधान, एक क्लॉज जानबूझकर जोड़ा गया था। अच्छा, क्या था उस प्रावधान में? क्या कहता था वो? उस प्रावधान में साफ लिखा था कि भविष्य में अजमेर मेरवाड़ा को इस संघ में यानी राजस्थान संघ में शामिल किया जा सकता है। ओह अच्छा। हाँ, और ये भी कहा गया कि इसकी जो शर्तें होंगी वो बाद में राजस्थान सरकार और भारत सरकार के बीच आपसी सहमति से तय की जाएंगी। तो इससे साफ पता चलता है कि इसकी अलग स्थिति को एक अस्थाई मतलब एक टेम्पररी अरेंजमेंट ही माना जा रहा था। बिल्कुल, इरादा यही था कि लॉन्ग टर्म में इसे राजस्थान में ही मिलाना है। तो फिर यहीं से रास्ता बना इसके भाग सी राज्य बनने का। ये भाग सी राज्य असल में थे क्या, और अजमेर को ये दर्जा क्यों दिया गया? हाँ बिल्कुल, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय राज्यों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था, भाग ए, बी, सी और डी। हाँ, वो वर्गीकरण था जी। तो जो पूर्व अजमेर मेरवाड़ा प्रांत था उसे भाग सी राज्य का दर्जा दिया गया और इसका नाम बदलकर सिर्फ अजमेर कर दिया गया। और ये भाग सी राज्य होते क्या थे? भाग सी राज्य वो इलाके थे जिनका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के हाथ में था, आमतौर पर एक चीफ कमिश्नर या कहीं कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए। अच्छा, सीधे केंद्र के अधीन। हाँ, और ये दर्जा आमतौर पर उन क्षेत्रों को दिया जाता था जो या तो बहुत छोटे थे या जिन्हें आर्थिक रूप से शायद उतना विकसित नहीं माना जाता था, या फिर जिनका सामरिक महत्व था, या फिर जिनकी स्थिति जैसे अजमेर की थी थोड़ी अस्थायी समझी जाती थी और जिन्हें बाद में किसी बड़े राज्य में मिलाना था। तो अजमेर के मामले में शायद वो सामरिक महत्व वाला पुराना तर्क और ये अस्थायी स्थिति दोनों ही बातें लागू होती थी। हाँ, ऐसा लगता है ये एक तरह से केंद्र के सीधे नियंत्रण में एक क्या कहते हैं होल्डिंग पैटर्न जैसा था, जब तक कि इसके अंतिम विलय का फैसला ना हो जाए। क्या इसके विलय की बात संविधान लागू होने से पहले भी चल रही थी? मतलब क्या ये विचार हवा में था? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि अजमेर के विलय का विचार कोई अचानक से नहीं आया था, जैसा कि कुछ स्रोत बताते हैं। इस पर तो 1921 से ही, मतलब काफी पहले से कभी कभार चर्चा होती रही थी। अच्छा, 1921 से? जी, यहाँ तक कि 1947 में जब चीफ कमिश्नर के प्रांतों के लिए एक समिति बनी थी, उसमें अजमेर के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने खुद ही अनुमान लगा लिया था कि आज़ादी के बाद इसका किसी नज़दीकी प्रांत या राज्य में विलय हो जाएगा। तो ये सोच काफ़ी पहले से मौजूद थी। तो फिर ये अंतिम विलय हुआ कब और किस आधार पर? आखिरकार 1956 में। 1956 में अजमेर का विलय राजस्थान राज्य में कर दिया गया। 1956 में?
हाँ, ये उस बड़े फेरबदल का हिस्सा था जो राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एसआरसी की सिफारिशों के आधार पर पूरे देश में हुआ था। हाँ, एसआरसी जिसने भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाएं तय की। बिल्कुल, उसी प्रक्रिया में अजमेर को राजस्थान का एक जिला बना दिया गया। तो क्या ये विलय सिर्फ भाषा के आधार पर ही हुआ या और भी कारण थे इसके पीछे? देखिए, भाषा तो एक बड़ा आधार थी ही, क्योंकि अजमेर की भाषा और संस्कृति वो राजस्थान से काफी मिलती जुलती थी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन एसआरसी ने अपनी 1955 की रिपोर्ट में सिर्फ भाषा की बात नहीं की थी, उन्होंने और भी तर्क दिए थे। उन्होंने कहा कि ये विलय अजमेर के राजस्थान के साथ जो गहरे भाषाई, सांस्कृतिक और भौगोलिक जुड़ाव है, उनका सम्मान करता है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक तर्क भी दिया गया था। अच्छा, वो क्या था? वो था कानून और व्यवस्था का मुद्दा और प्रशासनिक दक्षता का। एसआरसी का मानना था कि अजमेर के एक अलग छोटी सी इकाई बने रहने से प्रशासन में एक तरह का दोहरा नियंत्रण मतलब ड्यूल कंट्रोल बना हुआ था। दोहरा नियंत्रण कैसे? सोचिए ना, एक छोटा सा इलाका है जो चारों तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है, लेकिन उसका अपना अलग प्रशासन है। इससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में, विकास योजनाओं को लागू करने में और दूसरे रोजमर्रा के प्रशासनिक कामों में तालमेल बिठाना मुश्किल होता होगा। हाँ, ये बात तो है। मतलब राजस्थान की पुलिस और अजमेर का प्रशासन, इनमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल, एसआरसी ने यही कहा कि विलय से ये दोहरा नियंत्रण खत्म हो जाएगा, प्रशासन ज्यादा सरल और प्रभावी बनेगा और इससे कानून व्यवस्था की स्थिति भी बेहतर होगी। समझ गया। तो मतलब ये कि जो सामरिक महत्व कभी इसे अलग रखने का कारण माना गया था, हाँ, बाद में वही भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक जरूरतें इसके विलय का सबसे बड़ा कारण बन गई। बिल्कुल, यही तो दिलचस्प बात है। ये दिखाता है कि समय और हालात कैसे बदलते हैं और उनके साथ प्राथमिकताएं भी कैसे बदल जाती हैं। जो चीज एक समय में रणनीतिक जरूरत लगती है, वही बाद में प्रशासनिक अड़चन या बोझ बन सकती है। तो हमने देखा कि कैसे अजमेर, जो कभी राजपुताना के बीच एक ब्रिटिश द्वीप जैसा था, आज़ादी के बाद एक अस्थायी विसंगति बना, फिर उसे भागसी राज्य का एक खास दर्जा मिला और अंततः 1956 में वो राजस्थान का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। इस पूरी यात्रा से, इस कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? क्या मुख्य बातें निकलती हैं? देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो ये है कि अजमेर का ये जो अनोखा सफर है ना, ये राज्य पुनर्गठन के पीछे काम कर रहे जो बड़े सिद्धांत थे, उनको दिखाता है। कौन से सिद्धांत? वही भाषा और संस्कृति की निकटता, भौगोलिक जुड़ाव और सबसे बढ़कर प्रशासनिक सुविधा या दक्षता। ये कहानी दर्शाती है कि कैसे एक इलाका जिसे पहले औपनिवेशिक काल में सामरिक कारणों से अलग रखा गया था, आज़ादी के बाद बदलते हुए भारत में आखिरकार अपने बड़े भाषाई, सांस्कृतिक और प्रशासनिक संदर्भ में एकीकृत हो गया। एक तरह से लोकतांत्रिक भारत में जो प्रशासनिक तर्क थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिक था, वो धीरे धीरे पुराने सामरिक तर्कों पर हावी हो गया। ये वाकई गौर करने वाली बात है। ये दिखाता है कि राज्यों की सीमाएं सिर्फ नक्शे पर खींची लकीरें नहीं होती हैं। सही कहा, बिल्कुल नहीं। ये तो ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक ताकतों के आपसी टकराव और समझौतों का नतीजा होती हैं। और ये ताकतें, ये वजह हैं, वक्त के साथ बदलती रहती हैं। अजमेर का मामला इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं इस पर सोचने के लिए। हाँ, जरूर। ये पूरी कहानी एक दिलचस्प सवाल खड़ा करती है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या सवाल? देखिए, अंग्रेजों ने अजमेर को सामरिक कारणों से अलग रखा, फिर आज़ादी के बाद भी कुछ समय तक ये अलग रहा, शायद उन्हीं पुराने तर्कों की वजह से या फिर कुछ नई उलझनों के कारण। लेकिन जब आखिरकार इसका विलय हुआ तो तर्क दिया गया बेहतर कानून व्यवस्था और प्रशासनिक दक्षता का। हाँ। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सामरिक महत्व और प्रशासनिक आवश्यकता जैसी जो अवधारणाएं होती हैं, ये कितनी लचीली होती हैं, कितनी बदल सकती हैं। समय, सत्ता और संदर्भ बदलने के साथ इनकी परिभाषाएं कैसे बदल जाती हैं, और ये बदलाव किसी भी क्षेत्र की राजनीतिक और प्रशासनिक किस्मत को, यानी उसकी सीमाओं को किस तरह से तय करते हैं, ये वाकई सोचने वाली बात है।